हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहले कमेंट किया था कि सर टॉपलिंग पर भी कुछ एक वीडियो बनाओ। सो माई सेल्फ अविनेश सैनी, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपलिंग, जो कि रोटेशनल मोशन का एक टॉपिक है जिस पर मेंस एडवांस दोनों में क्वेश्चन आते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज, मान लीजिए ये एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पर, और इस ब्लॉक पर हमने एक फोर्स लगाया एफ। तो जब इस ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया, पहले आप देखें इनिशियल पोजीशन में नॉर्मल रिएक्शन और एमजी ऐसे वर्टिकली लग रहे थे, और इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगाया गया है, दैट फोर्स, उसका लाइन ऑफ एक्शन इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। यहीं पर एमजी भी लग रहा है और यहीं पर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी सेंटर ऑफ मास से पास हुआ, तो आपने देखा कि ये स्मूथली सरफेस पर चलते हुए आगे चला गया, इसमें कोई टॉपलिंग टेंडेंसी नहीं आई, ये पलट के नहीं गिरा। तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है, व्हेन डज एन ऑब्जेक्ट हैव टेंडेंसी ऑफ टॉपलिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट में टेंडेंसी ऑफ टॉपलिंग होगा कब? अब जो टॉपलिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आपने देखा होगा बॉडी किसी पॉइंट पर भी फिक्स नहीं होती। अगर बॉडी किसी पॉइंट पर हिंज नहीं है तो उसके टॉपल होने की टेंडेंसी, उसके रोटेट होने की टेंडेंसी किस पॉइंट के अबाउट होती है? इट ऑलवेज रोटेट अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया ताकि हम मोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर सके, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ट्रांसलेशन ड्यू टू सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो जब इस पर लगने वाले तीनों फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, so no force is providing torque about center of mass, so this object does not have tendency of toppling. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में टेंडेंसी ऑफ टॉपलिंग आएगी कब? टेंडेंसी ऑफ टॉपलिंग तब आएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एन ऑब्जेक्ट हैव टेंडेंसी ऑफ टॉपलिंग व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन फोर्स, देयर इज एटलीस्ट वन फोर्स विच इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कम से कम एक फोर्स ऐसा होना चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट पर आपने देखा जो एमजी और नॉर्मल लगे तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे थे, और जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो दिस ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूविंग ट्रांसलेशनली, बट रोटेशनली इट इज इन इक्विलिब्रियम, रोटेशनली इक्विलिब्रियम में। अब अगर हम एक दूसरा सिचुएशन देखें कि मान लीजिए इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का बेस लेंथ दिस इज सपोज ए और ये हाइट h है। अभी ये सरफेस पर रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस है, इट मे बी रफ। mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन हर एक पॉइंट पर लगेगा बट पूरे सरफेस को इक्वली प्रेस कर रहा है, तो सारा नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास होगा, देन इट विल नॉट हैव टेंडेंसी ऑफ टॉपलिंग। तो मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास से y डिस्टेंस ऊपर एक फोर्स लगा दिया F। अब ये जो हमारा फोर्स है, इट इज प्रोवाइडिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। किसी ऑब्जेक्ट पर सेंटर ऑफ मास से ऊपर आपने फोर्स लगाया तो ये सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क देगा, लेकिन क्या जरूरी है कि ये लुढ़क कर गिर ही जाएगा? दिस इज नॉट नेसेसरी कि टॉपल कर ही जाएगा। अब आप कहोगे दिस ऑब्जेक्ट हैव टेंडेंसी ऑफ टॉपलिंग व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन फोर्स which is not passing through the center of mass, that force produce torque about center of mass। वो फोर्स सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क देता है और ऑब्जेक्ट में टेंडेंसी ऑफ टॉपलिंग प्रोड्यूस करता है। तो टॉपल कराने वाला टॉर्क कितना हो गया? टॉर्क ड्यू टू एफ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इनटू वाई। लेकिन आपने देखा कि स्मूथ सरफेस पर था, चलना तो स्टार्ट कर देगा, टॉपल नहीं कर रहा है, तो किसने रोका इसे? इन दैट केस क्या होगा, अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी क्लॉकवाइज टॉपल करने की टेंडेंसी है, तो सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड में नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा, इधर से सरफेस उठने वाला होगा और उधर कांटेक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर देता है, सेंटर ऑफ मास से दूर चला जाता है। जब कम से कम एक फोर्स ऐसा हो जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कहता है हम रोकेंगे, मैं इसको लुढ़कने से रोकूंगा, वो सेंटर ऑफ मास से शिफ्ट हो जाएगा और इस तरीके से शिफ्ट होगा ताकि वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क दे सके। तो अगर ये x डिस्टेंस आगे शिफ्ट हुआ, देन टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन विल बी n इंटू x। अब नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होते होते कहां तक जा सकता है? बॉडी के एक्सट्रीम पॉइंट तक। ए से बाहर तो नहीं जा सकता। जब ये लुढ़केगा तो भी कुछ ऐसा होगा कि ये ए कॉर्नर पर
कांटेक्ट में आ चुका होगा, यूं पूरा नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास हो रहा होगा, इसके आगे तो नहीं जा सकता। तो आप यहां ये भी सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मैक्सिमम टॉर्क क्या हो सकता है? नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम कितना दूर तक जा सकता है? a/2 तक। मैक्सिमम टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज na/2। व्हेन दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टॉपलिंग, जब हमारा टॉपलिंग टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन के मैक्सिमम टॉर्क से ज्यादा हो जाएगा। टू टॉपल टाउ ड्यू टू एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। और जस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वल कर दोगे, तो यहां पर पुट करेंगे f इंटू वाई इक्वल टू n। n की वैल्यू देखिए mg के बराबर है, वर्टिकल में तो बैलेंस रहेंगे, mg a/2। सो f की वैल्यू आ जाएगी, f इज mg a/2y। यहां से आप देख सकते हैं कि जितना हाइट आपको ज्यादा अवेलेबल होगी, जितना ऊपर आप सेंटर ऑफ मास से दूर फोर्स लगाएंगे, उतना ही टॉपल कराने के लिए आपको कम फोर्स की जरूरत होगी। और बेस जितना बड़ा होगा, उतना ही फोर्स टॉपल कराने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए, सब आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। टॉर्क आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है, किसी और पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लेंगे तो दैट पॉइंट विल बी एक्सेलरेटेड, और फिर आपको स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ जाएगा। टॉर्क आप जनरली ए के अबाउट भी करके सॉल्व कर सकते हैं, बट ए हो सकता है एक्सेलरेटेड पॉइंट हो, तो अगर बॉडी चल रही है, ए एक्सेलरेटेड है, फिर आपको सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। वो सब कैलकुलेशन से बचने के लिए आप डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लो, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रफ सरफेस पर, इस पर एफ डिस्टेंस, एक एफ फोर्स लगाया ग्राउंड से 3h/4 ऊपर, तो सेंटर ऑफ मास से कितना ऊपर हो जाएगा वो? ये h/2, दिस इज h माइनस 3h/4, तो ये डिस्टेंस h/4 आ गई, और ये वाली भी h/4 हो जाएगी, राइट। h/2 माइनस 3h/4, 3h/4 माइनस h/2, तो वो h/4 ही आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट ब्लॉक डज नॉट टॉपल बिफोर, डज नॉट स्लाइड बिफोर टॉपलिंग। ये आगे ना चले, लुढ़क जाए। तो अगर इसको आगे नहीं चलना है, यहां पर क्वेश्चन कुछ ही पूछा हो, हम क्या करते हैं, सारे केसेस सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें ये पूछा गया फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड टू टॉपल दिस ब्लॉक, टॉपल करने के लिए फोर्स कितना होना चाहिए, और फिर ये पूछा गया कि टॉपल करने के लिए कितना होना चाहिए ताकि चलने के पहले टॉपल कर जाए। तो अगर इस ब्लॉक को मूव कराना है, टू मूव द ब्लॉक, टू मूव द ब्लॉक, एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसको मैं F1 मान लेता हूं। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के कम से कम बराबर तो होना चाहिए, और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एन, एन नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, तो F1 आ गया म्यू mg। कम से कम इतना फोर्स तो होना चाहिए, तब ये चलना स्टार्ट करेगा। अब चेक करते हैं कि टॉपल कराने के लिए कितना होना चाहिए। तो फॉर टॉपलिंग, टॉपलिंग के लिए क्या होगा, अगर ये ब्लॉक आगे मूव नहीं कर रहा है, अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितने की जरूरत है, तो यहां पर F ही लगेगा। नाउ दीज टू F आर मेकिंग अ फोर्स कपल, इनका टॉर्क कितना होगा, टाउ टॉपलिंग, टाउ टॉपलिंग मींस टॉपल कराने वाला फोर्स, टॉर्क, वो होगा F इंटू 3h/4, और इन दोनों का टॉर्क ऐसे क्लॉकवाइज होगा। तो जब ये क्लॉकवाइज लुढ़कने वाला होगा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन था वो ए की तरफ जाएगा, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ए तक, और ये बेस लेंथ आपको L गिवन है, तो ये डिस्टेंस L/2 हो गया। तो मैक्सिमम टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन टाउ एन मैक्सिमम, वो बनेगा NL/2, एंड दिस विल बी इक्वल टू mg L/2। ये सिचुएशन बन जाएगी। अब आप देखिए, अगर इसको टॉपल करना है, टू टॉपल करने के लिए टॉपलिंग टॉर्क कम से कम नॉर्मल रिएक्शन के मैक्सिमम टॉर्क के बराबर होना चाहिए। सो F इंटू 3h/4 शुड बी इक्वल टू mg L/2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो F की मिनिमम वैल्यू टॉपल कराने के लिए क्या होनी चाहिए, उसको हम F2 मान लेते हैं। दिस शुड बी
2mgl/3h। दिस इज द सिचुएशन। टॉपल कराने के लिए कम से कम फोर्स इतना होना चाहिए, और इसको चलाने के लिए फोर्स मिनिमम कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू μmg। और यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपसे पूछा सकता है कि म्यू कितना होना चाहिए ताकि टॉपल कर जाए। तो अगर अभी तक नहीं चला तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी F के बराबर है, इसी को अगर आप μmg रख दो तो यहां से टॉपल कराने के लिए म्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, mg तो कैंसल आउट हो गया और ये बन जाएगा 2l/3h। अगर म्यू की वैल्यू 2l/3h है तो फिर ये चलेगा बाद में, लुढ़क जाएगा पहले। अगर म्यू की वैल्यू इससे भी ज्यादा हो गई तो डेफिनेटली ये म्यू की मिनिमम वैल्यू है, अगर म्यू कम से कम इतना होगा तो चलने के पहले ही लुढ़क जाएगा। अगर म्यू इससे कम होगा तो पहले स्लाइड कर जाएगा और फिर हो सकता है बीच में आगे जाकर कहीं लुढ़क जाए। तो कई बार सिचुएशन ऐसी पूछी जा सकती है कि म्यू क्या होना चाहिए ताकि ये पहले टॉपल कर जाए या पहले स्लाइड कर जाए, राइट। ओके, वन मोर क्वेश्चन, इंक्लाइन प्लेन वाला। एक सिलेंडर है जिसका हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, मास गिवन है, इसको इंक्लाइन प्लेन पर हमने रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो किस कंडीशन के अंदर सिलेंडर विल स्लाइड बिफोर टॉपलिंग। ये स्लाइड पहले करेगा, टॉपल बाद में करेगा, या टॉपल पहले करेगा, स्लाइड बाद में करेगा, वो सारी सिचुएशन पूछी जा सकती है। लेट्स से आपसे कहा जा रहा है कि हम इसका एंगल धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप इसका एंगल धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो आप जानते हैं एंगल ऑफ रिपोज, इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, और इट इज द मैक्सिमम एंगल कि जब तक वो स्लाइड नहीं करता। और वो बात आप जानते हैं, टू स्लाइड म्यू विल बी इक्वल टू tan थीटा। म्यू की वैल्यू tan थीटा के बराबर आएगी। अगर tan थीटा म्यू के इक्वल हो गया तो उस टाइम पर स्लाइड करने वाला होगा। और अगर इसको आपको टॉपल कराना है तो देखिए, स्लाइड नहीं कराना, टॉपल कराना है। स्लाइड नहीं कराना तो नीचे फोर्स क्या लग रहा होगा, mg sin थीटा। यहां पर फ्रिक्शन भी स्टैटिक लग रहा होगा जो mg sin थीटा के बराबर ही होगा, और फिर एक mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा। ये जो फ्रिक्शन है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन आगे शिफ्ट होगा। नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, r तक, और फ्रिक्शन कितना नीचे लग रहा है, h/2। तो टॉपल कराने वाले टॉर्क, फोर्स का टॉर्क कितना हुआ, दैट इज टू टॉपल करने के लिए टॉपलिंग टॉर्क कितना मिला हमें, Fs इंटू h/2। दिस इज Fs इंटू h/2। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मैक्सिमम टॉर्क क्या बना, nr। n की वैल्यू mg cos थीटा, तो mg cos थीटा इंटू r। f की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, म्यू mg नहीं mg sin थीटा है, वेट वो तो mg cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा, और फ्रिक्शन हुआ mg sin थीटा इंटू h/2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg cos थीटा इंटू r। mg कैंसल आउट हो गया तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2r/h इंटू tan थीटा। इतना होना चाहिए। अगर म्यू इतना है, म्यू की मिनिमम वैल्यू ये है 2r/h tan थीटा, तो फिर क्या होगा, ये स्लाइड नहीं करेगा, टॉपल कर जाएगा। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे तो म्यू की वैल्यू अगर आपको ये गिवन है, या म्यू आपको ये बताना है किस म्यू पर वो स्लाइड करने के पहले टॉपल कर जाएगा, तो म्यू कम से कम इतना होना चाहिए। और अगर ये बताना है कि टॉपल किए बिना स्लाइड कर जाए तो म्यू कम से कम कितना होना चाहिए, tan थीटा के बराबर। अब इसमें आप ये चेक कर लेंगे, r और h पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों μ1 μ2 में से, ये μ2 है सपोज और ये μ1 है, r और h की वैल्यू जब गिवन होगी तो आप पता कर लेंगे कि μ1 बड़ा है या μ2 बड़ा है। अगर μ1 बड़ा आ गया तो स्लाइड कराने के लिए ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए और टॉपल कराने के लिए कम फ्रिक्शन चाहिए, तो ये स्लाइड करने के पहले टॉपल कर जाएगा। अगर r और h की वैल्यू आपको गिवन है, ये टर्म 1 से छोटा हो गया तो μ2 कम हुआ और μ1 बड़ा हुआ, तो टॉपल पहले करेगा, स्लाइड बाद में करेगा। और अगर ये टर्म छोटा हुआ, ये टर्म बड़ा हो गया और वो दूसरा टर्म छोटा हो गया,
जैसे 2r/h 1 से बड़ा हुआ तो टॉपल कराने वाला टॉर्क ज्यादा है, टॉपल कराने के लिए म्यू ज्यादा चाहिए, स्लाइड कराने के लिए कम चाहिए, तो वो स्लाइड पहले होगा, टॉपल बाद में होगा। और अगर आपको क्वेश्चन में म्यू गिवन है तो फिर आपसे पूछा जा सकता है एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, किस एंगल पर लुढ़केगा, किस एंगल पर चलेगा। तो जिस एंगल पर लुढ़केगा उस एंगल की वैल्यू है tan, जिस एंगल पर स्लाइड करेगा वो एंगल tan इनवर्स म्यू है, जिस एंगल पर लुढ़केगा वो एंगल tan इनवर्स म्यू h/2r है। इनमें से जो एंगल छोटा आएगा वो इवेंट पहले होगी। इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट में जेईई एडवांस में आते रहते हैं। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जो पहले क्वेश्चन आए हुए उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो टॉप लिंक का कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।